हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। रीट की विज्ञप्ति आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। रीट की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी से कह सकते हैं पदों की संख्या के हिसाब से लगभग 31,000 वैकेंसी आने वाली है। और इतनी इतनी सारी वैकेंसी शायद ही किसी और एग्जाम में आती है। तो पदों की संख्या के हिसाब से रीट की विज्ञप्ति सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है राजस्थान की। लाखों अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे जो फाइनली अब आ चुकी है। इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगा जो विज्ञप्ति जारी हुई उसके केवल की पॉइंट्स की बात करूंगा। पूरा डिटेल में आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं सिर्फ केवल की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। इस बार नया प्रावधान क्या है इस रीट में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, उस पर मैं बात करूंगा। किस तरह से जो टॉपर्स कैंडिडेट होते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट वो ऐसा अलग क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है, हम उन रणनीतियों के बारे में जानेंगे। तो वो सबसे लास्ट में हम उस सबसे इंपॉर्टेंट बात पर हम बात करें। पहले ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसी जारी उसका मेन पॉइंट्स। रीट परीक्षा 2021 ये जारी हो चुकी है। अब इसके मैं बिल्कुल की पॉइंट्स पर बात करता हूं। कब एग्जाम कब होने वाला है, दिमाग में आपको बिठा लेना है एग्जाम की तारीख। अब दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि आगे बढ़ेगी। बहुत सारे साथियों को मैं लगातार देखता हूं कि सर होगी या नहीं होगी, दिमाग में बैठा लो इसी तारीख को होने वाली है। सरकार भी इसके लिए बहुत सीरियस है। 25 अप्रैल 2021 रविवार को आपका ये एग्जाम निर्धारित किया गया है। दिमाग में बिठा लो। आज से अगर आप देखें तो लगभग 100 दिन के आसपास का टाइम आप मानकर चलिए। 100 दिन का टाइम आपके पास है और 100 दिन का टाइम पर्याप्त होता है। आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 25 अप्रैल की तारीख को अपने निशान लगा दीजिए, उसको अपना लक्ष्य बना दीजिए। इसके बाद आपको बताया कि 11 तारीख से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 11 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन, और इसका चालान 11 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इसका चालान होगा। 14 अप्रैल से आपको इसका प्रवेश पत्र मिल जाएगा। सारी डेट दे दी। अब 25 अप्रैल को रविवार को आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। परीक्षा शुल्क कितना है, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पर परीक्षा शुल्क 2 लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ 550, एक लिखा हुआ 750। 550 किसके लिए है, स्तर प्रथम अथवा स्तर द्वितीय, यानी केवल अगर आप एक परीक्षा देते हैं, या तो लेवल 1 की दे रहे हैं या लेवल 2 की दे रहे हैं, तो आपको देने 550। लेकिन अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों दे रहे हैं तो आपको देनी है 750। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट्स का सवाल है कि सर दोनों ये एग्जाम कौन दे सकता है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही एग्जाम। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है डोटासरा जी ने, जो हमारे शिक्षा राज्य मंत्री थे प्राथमिक और माध्यमिक के। उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जो बीएड हैं वे केवल लेवल 2 के लिए एलिजिबल है, वे लेवल 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो केवल लेवल 2 एक ही एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो बीएसटीसी है वो लेवल 1 देंगे, और साथ में ऐसे अभ्यर्थी जो बीएसटीसी के साथ साथ ग्रेजुएट भी हैं, ऐसे अभ्यर्थी लेवल 1 भी दे सकते हैं और लेवल 2 भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बीएसटीसी के साथ जो ग्रेजुएट है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। जो अगर दोनों भरना चाहते हैं तो आप ये भर सकते हैं। 750 रुपये फीस रखी गई है, जो पहले वही थी। इसके अलावा यहाँ पर इसका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न दिया गया। डिटेल सिलेबस बहुत जल्द आ जाएगा 11 तारीख से ही। मैं मानता हूँ कि 11 तारीख से आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा। अभी सिर्फ पैटर्न क्या है, एक स्ट्रक्चर हमें दिया है। आप जानते हैं लेवल 1 का क्या है, यहाँ पर 5 खंड है। वही शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षण विद्या। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। इसमें से आपको चूज करनी होती है कि लैंग्वेज फर्स्ट क्या रखें, लैंग्वेज सेकंड क्या रखें, उसके बारे में। और अगर आप को अगर जरूरी है तो उस पर एक अलग से बात कर लेंगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट ये 7 लैंग्वेज, 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम कैंडिडेट वैसे हमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के ही मिलते हैं। तो इनमें से आपको एक लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर चूज करनी है और एक लैंग्वेज सेकंड चूज करनी है। इसके अलावा लेवल 1 के लिए गणित आएगा, पर्यावरण अध्ययन आएगा। सभी के लिए 30-30 सवाल है, यानी टोटल 150 सवाल है। 150 ही मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, यानी 2.5 घंटे का, और 150 अंक का ही ये होगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान देना, रीट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना तो लेवल 1 में होती है ना लेवल 2 में होती है। तो और वैसा ही लेवल 2 की अगर हम बात करें तो वही आपके फर्स्ट जो पार्ट है वो शिक्षा, मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं बाल विकास और शिक्षण विद्या, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और लास्ट का जो खंड है, अगर आप साइंस मैथ्स आपके सब्जेक्ट रहा है तो साइंस और मैथ्स का यहाँ पर होगा 30-30 सवाल। अगर आप एसएस के हैं तो सामाजिक अध्ययन आपके यहाँ पर होगा। ये 60 सवाल इसके आते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर इसके बाद आपको परीक्षा की दिनांक दी हुई है 25 अप्रैल
टाइम भी दे दिया गया है कि किस टाइम को होगा। जो लेवल सेकंड के हैं उनके 10 से लेकर 12:30 और जो लेवल फर्स्ट के हैं वो 12:30, यहाँ पर 2:30 से 2 घंटे का आपको बीच में गैप मिलेगा। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। तो ये था जो विज्ञप्ति जारी की, इसके की पॉइंट्स क्लियर हो गया। पैटर्न दिया हुआ है, तारीख दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ये कुछ मेन पॉइंट्स। इसके बाद अब इसमें नया क्या जोड़ा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ इस बार जो चेंजेस हुए उसके बारे में, पहला तो अलग अलग वर्ग के लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है, अर्हक अंक जिसको हम कहते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन के इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, तब आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो क्वालिफाई भी नहीं होंगे। पहले वो 60% थे और केवल जो टीएसपी एरिया के थे उनको 36% लाने थे जो अनुसूचित जनजाति के थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया, वो चेंज किया थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो रीट 2017 और रीट 2021 में क्या अंतर है उसकी बात कर लेते हैं। जो सामान्य वर्ग है, अनारक्षित वर्ग है, उनके लिए पहले नॉन टीएसपी में 60 थे, टीएसपी में भी 60 थे। अब नॉन टीएसपी में तो 60 ही रहेंगे, लेकिन टीएसपी में यहाँ पर इनके 60 ही है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ कुछ चेंजेस हुआ है, पहले 60 था, इधर 36 था, अब 60 की जगह यहाँ पर नॉन टीएसपी में 55 हो गया है और इधर यहाँ पर 36 है ही है। एससी जो चेंजेस हुए हैं मेनली एससी, ओबीसी, एमबीसी और अब नया जो एक वर्ग बना है ईडब्ल्यूएस, पहले यहाँ 60% था मिनिमम, अब इनको 5% की छूट 55% का क्वालिफाई कर दिया गया है। समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 60 की जगह अब यहाँ पर 50 आपको प्रतिशत लाना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ये हो गया। दिव्यांग की बात करें तो यहाँ पर 60 पहले था, अब 40 कर दिया है। और शहर या जनजाति के व्यक्ति इनके लिए जो 60 था अब शहर के लिए घटाकर इनके लिए भी 36% कर दिया। एक तो ये चेंजेस हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये लिखा हुआ है रीट 2021 में लेवल 2 के लिए, ध्यान रखना ये केवल लेवल 2 के लिए हम बात कर रहे हैं। आपको कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, स्नातक या स्नाकोत्तर, बीएड तो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, किसी एक में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये आप रीट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इस बार ये 50% वाला क्लोज यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ग को छूट भी दी गई है, किसको है वो बात करते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्य जन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों, ये 5% की छूट तो पहले से थी इनको, यानी आपके 50 की जगह 45 भी हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ इस बार एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी इसमें जोड़ दिया गया है कि इनके भी 5% को छूट यहाँ पर दी जा सकती है। यानी आपके बीए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 45% भी रहें तो भी आप यहाँ पर क्वालिफाई है, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको भी लेवल 2 में एसएस में उनको शामिल कर लिया गया है। जो कॉमर्स के विद्यार्थी जो सवाल पूछते हैं तो उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। एक अधिकांश सवाल जो बार बार यहाँ पर आ रहा है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो इस बार बीएड सेकेंड ईयर में हैं, इस बार बीएड सेकेंड ईयर में आए हैं, वो फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर बीएड सेकेंड ईयर में आ गए, वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल बार बार मुझे भी पूछा जा रहा है। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। तो देखो अभी कहीं पर भी इस तरह का क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मैं पिछला एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बहुत सारे साथियों से बात हुई, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इस बार तो ये एग्ज़ाम अप्रैल में हो रहा है, पिछली बार तो ये एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था। और ऐसे बहुत सारे साथी, जब मैं पिछली बार रीट का बैच पढ़ा रहा था तो मेरे इस बैच में कई साथी इस तरह के थे जिनकी बीएड चल रही थी और उनके मन में भी यही डाउट चल रहा था कि सर हमको लेंगे या नहीं लेंगे। जब रीट का रिजल्ट आ गया था तब भी उनका रिजल्ट नहीं आया था। ऐसा होता है कि रिजल्ट से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके बीएड का, लेकिन उनका नहीं आया था। लेकिन काउंसलिंग से पहले उनका रिजल्ट आ गया और बाद में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया। और बहुत सारे साथी जिनको मैंने पढ़ाया है वो सेलेक्ट हो रखे हैं, जो जिनकी बीएड चल रही है। और मेरी उनसे बात भी हुई तो मैंने सारे यही उनको पूरा टाइमलाइन पूछा भी आपका किस तरह से, तो उन्होंने मुझे सारा एक एक चीज़ बताया कि सर डेफिनेटली इनको भी इस बार मौका मिलेगा। तो जो सेकेंड ईयर में इस बार तो फिर भी एग्ज़ाम अप्रैल में हो रहा है, तो आप पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में उतरें, आपको ज़रूर इस बार शामिल कर लिया जाएगा। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसकी काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, जो वेटेज था पहले 70-30 का था, 70% रीट के एग्ज़ाम का, 30% आपके एकेडमिक का, उसको अब चेंज करके 90-10 कर दिया। 90% एग्ज़ाम के जुड़ेंगे और केवल 10% इस एकेडमिक के जुड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इस बार हुआ है। इसके अलावा सिलेबस में भी इस बार थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा, राजस्थान का पोर्शन
अब नया थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा। पहले राजस्थान का पोर्शन कम था, ये विशेषता इसलिए किया जा रहा है कि राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको विशेष यहाँ पर फायदा हो। सरकार ने यहाँ बताया क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में भी ये चेंज हो गया, इसलिए हम राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। और लास्ट बात जो मैंने आपको बताया, बीएड योग्यताधारी को L1 में शामिल नहीं किया गया है, केवल BSTC के जो कैंडिडेट है वही लेवल 1 दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था जो नए प्रावधान इस बार जोड़े गए। अब मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको इस बार किस तरह से एक सीट अपने लिए फिक्स करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी लिखी है एक तरह से। ये मैं आपको पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ, 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी में इसको नाम दे रहा हूँ। अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो किया तो इस बार आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक एक की मैं बात करता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा, आपको एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी है। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो कई बार रीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, पिछले कई सालों से रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप भी जानते होंगे इस तरह के, और मैं भी अपने कई तरह के साथियों को, इस तरह के साथियों को जानता हूँ। मैं इस तरह के साथियों को भी जानता हूँ, ऐसे साथियों को भी मैं जानता हूँ, मेरे साथ रहे हैं वो, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में सिलेक्शन ले लिया था। ऐसे साथियों को भी मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। मुझे बताइए उन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपने उनका एनालिसिस किया होगा, अगर आपने गौर किया है, तो मुझे बताइए उन दोनों में फ़र्क क्या है। मैं बताता हूँ जो मैंने एनालिसिस किया है। ऐसे साथी जो पहली बार में सिलेक्शन हो गए, उनमें ऐसा क्या था, जब मैंने उनको देखा, ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे साथी थे कि मेरे साथ RS की तैयारी कर रहे थे। मेरा RS, मैंने पिछली बार मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया। उनमें से कुछ साथी मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन जब रीट का एग्ज़ाम आया और उन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने पहली बार में निकाल दिया। क्यों? RS लेवल की तैयारी कर रखी थी, मेंस नहीं हुआ लेकिन लेवल उनका बहुत अच्छा था, पहली बार में RS का ये रीट का एग्ज़ाम उन्होंने निकाल दिया। बहुत सारे साथी मेरे ऐसे भी थे जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ही उनका टारगेट था, वो उसी के टारगेट को लेकर उनको वहीं पर जाना था, उसी टारगेट के साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब रीट पहले आ गई तो उन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया और रीट का एग्ज़ाम पहली बार में निकाल लिया। और ऐसे बहुत सारे साथी जो कई सालों से सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो रीट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। आप इस बात को समझ पाएँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस कैंडिडेट का लेवल पहले से हाई था, उनके लिए रीट एग्ज़ाम कोई मुश्किल नहीं था, वो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठे और अपनी थोड़ी सी तैयारी के साथ उन्होंने रीट का एग्ज़ाम निकाल दिया। ध्यान रखना, जब तक आज के इस कंपटीशन के दौर में 31,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट भी उससे कहीं ज़्यादा है। 10-12 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाखों लोग जो यहाँ पर बैठ रहे हो, रीट की तैयारी तो सभी कर रहे हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, पहली बार में ही लेना है, तो मान कर चलिए आपका लेवल अगर उन सबसे एक लेवल ऊपर नहीं होगा, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान रखना। जब तक आप अपना लेवल एक लेवल ऊपर नहीं ले जाओगे, तब तक आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपको किसी भी एग्ज़ाम, सिर्फ रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेने के लिए आज कंपटीशन इतना है कि आप अगर उस एग्ज़ाम के लेवल से अगर आपका लेवल ऊपर नहीं हुआ, तब तक आप उस एग्ज़ाम के जो सीट है वो नहीं ले सकते। उस सीट को लेने के लिए आपकी तैयारी एक लेवल ऊपर की होनी चाहिए। तो अभी से ये बात मन में बिठा लीजिए, एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से बैठा लेनी है कि पहली बार में सिलेक्शन लेना है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग इस तरह से भी बात करते हैं कि पहली बार में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग बात करते होंगे कि पहली बार में तो बहुत सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, वो तो इतने साल से तैयारी कर रहा है, वो इतने साल से तैयारी कर रहा है, पहली बार में सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। लेकिन मेरा व्यू इसके बिल्कुल उलट है। मेरा ऐसा मानना है, जो पहली बार में अगर सही से तैयारी करे, सही मार्गदर्शन के साथ तैयारी करे, सही रणनीति के साथ तैयारी करे, तो जितनी संभावना पहले चांस में सेलेक्ट होने की होती है, उतनी संभावना दूसरी, तीसरी या चौथी बार में नहीं होती है। रीज़न क्या है? ऐसे बहुत सारे साथी, आप में से ऐसे बहुत सारे साथी जो दूसरी, तीसरी बार दे रहे हैं, वो खुद भी इस बात को अनुभव करते हैं। जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देते हैं, तब धीरे धीरे जब पहली बार नहीं होता है, दूसरी बार, एक बार जब हम फेल हो जाते हैं, जब दूसरी बार एग्जाम देने जाते हैं, तो दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा तनाव, दबाव यहाँ पर दिमाग में होता है। एज जब बढ़ती जाती है, अलग अलग तरह की जिम्मेदारी या दबाव हमारे ऊपर आते हैं। और ध्यान रखना, जब दबाव में, तनाव में हम तैयारी करते हैं, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, और उस तनाव के साथ शायद हमारे लिए थोड़ा और मुश्किल होता है एग्ज़ाम को क्लियर करना। लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा होता है, एक युवा कैंडिडेट, वो फ्रेशर पहली बार दे रहा है, इतना तनाव नहीं होता, और तनाव जब नहीं होता है तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी कर सकता है।
तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यकीन मानकर चलिए आप बाकी सब लोगों से बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए दिमाग में बैठा लेना कि जब सिलेक्शन लेना है तो वो पहली बार में ही लेना है, सेकंड चांस के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जो भी मेरे साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, ध्यान रखना इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। लाइफ हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है और मैं जानता हूँ कि दूसरा मौका, मैं इस बार RAS का इंटरव्यू तीसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, पहले मैंने 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि दूसरा अटेम्प्ट कितना मुश्किल होता है। वापस वही तैयारी करना, वापस वही सारी चीज़ें पढ़ना और एक प्रेशर ऊपर दिमाग से झेलना। इसलिए अपने दिमाग में बैठा लेना कि दूसरी बार हमें जाना ही नहीं है, सिलेक्शन लेना है वो पहली बार में लेना है। और जो साथी दूसरी तीसरी बार चौथी बार तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी सलाह दूंगा, अगर आप दूसरी तीसरी बार भी कर रहे हैं तो कृपया अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का दबाव को हावी नहीं होने दे। दबाव आएगा, तनाव भी आएगा, लेकिन उसे हावी नहीं होने दे। अगर आपने ये कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं उन साथियों को कह रहा हूं जो पहली बार दे रहे हैं, सेकंड चांस के बारे में आपको नहीं सोचना। ये सिर्फ एक दिमाग में धारणा बिठाने की बात है कि मुझे सेकंड चांस के लिए नहीं जाना, फर्स्ट चांस। अगर आप इतने भी कर लिया, ये एक बात ही आपके सिलेक्शन के चांसेस को कई गुना बढ़ा देगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसिव स्टडी वर्सेज एक्टिव स्टडी, मैंने यहाँ पर लिखा। अब ये क्या एक नया पॉइंट है और बहुत डिटेल में मैं इसके बारे में और आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में जब कवर करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। हम में से अधिकांश स्टूडेंट पैसिव स्टडी करते हैं और पैसिव स्टडी कारण ही हम बार बार पास नहीं हो पाते हैं। मैंने अभी बताया मेरा तीसरे इंटरव्यू में जाकर जब मैं तीसरी बार ही एग्जाम दे रहा हूँ RS का, तब जब मैंने एनालिसिस किया तब मुझे धीरे धीरे ये चीज़ें सारी समझ में आने लगी कि इतने टाइम में मैंने पहली बार जब RS का एग्ज़ाम दिया था, प्री एग्ज़ाम पास कर लिया, मेंस एग्जाम भी पास कर लिया, इंटरव्यू दिया और कुछ मार्क्स के कारण मैं रह गया। यही मेरे साथ कहानी दूसरी बार में भी हुई। तब जाकर मुझे समझ में आया गलती कहाँ हो रही है। जब मैंने एनालिसिस किया, मुझे लगा कि मेरी स्टडी का जो तरीका था वो वास्तव में पैसिव स्टडी का तरीका था, वो एक्टिव स्टडी नहीं है। जब तक एक्टिव स्टडी नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। हम में से अधिकांश स्टूडेंट यही गलती करते हैं, हम पैसिव स्टडी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अब इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको खुलकर, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको मुझे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। बस मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ पैसिव स्टडी होती क्या है और एक्टिव स्टडी क्या होती है। हम में से अधिकांश किस तरह की तैयारी करते हैं, हम अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिव नहीं करते हैं। वो माइंड जो होता है वो आराम से बैठा रहता है और बहुत सारी सूचनाएं अंदर आती रहती है, उसको कुछ भी हम एक्शन नहीं लेने देते हैं, अंदर अपने बहुत सारी सूचनाएं भरने देते हैं। हमें लगता है कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, इस बार तो हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन माइंड ने तो कोई एक्शन लिया नहीं है। माइंड ने आपके कोई जो श्रम तो किया नहीं है। जब तक आपका दिमाग श्रम नहीं करेगा, वो एक्शन नहीं लेगा, तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। एक्टिव स्टडी का मतलब है आपके माइंड को एक्शन लेना। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेंड किया, माइंड को एक्टिव बनाया, माइंड को एक्शन लेने दिया, उसको हम कहते हैं एक्टिव स्टडी। अगर आपने इस तरह की पढ़ाई की है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आगे और इसके बारे में बिल्कुल खुलकर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो इसके बारे में ज़रूर मैं बात करूंगा। इस टॉपिक पर हम स्पेशल मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें आपको शेयर करूंगा। और लास्ट में यहाँ पर मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आपको देनी है। यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी गलती क्या करते हैं, मैं इस तरह के बहुत सारे अभ्यर्थी को जानता भी हूँ। अधिकांश अभ्यर्थियों के दिमाग में ये होती है कि एक बार हमारा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद हम टेस्ट देते हैं। यही बहुत बड़ी गलती है। ध्यान रखना, जब आप इस तरह की ये रखते हैं कि मेरा एक बार कोर्स कवर हो जाए उसके बाद हम टेस्ट देंगे, ध्यान रखना आप लास्ट एग्जाम के जब लास्ट दिन बाकी होगा तब भी आपको लगेगा मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ, अभी और पढ़ना है। तैयारी कभी पूरी होती ही नहीं। हमें कभी नहीं लगेगा अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब टेस्ट देने चाहिए। तो ये जो तरीका है वो सही नहीं है। हमें टेस्ट शुरुआत में ही देना, तैयारी करके टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट से ही तैयारी होती है, टेस्ट से ही आपकी तैयारी यहाँ पर होगी। कैसे करना है, देखो अब आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि कोर्स पूरा नहीं हुआ तो टेस्ट कैसे दे, टेस्ट में तो हमेशा कम नंबर आएगा। तो इसका तरीका ये होता है टेस्ट का, आपको शुरुआत से ही टेस्ट देना है और वो टेस्ट देना है आपको टॉपिक वाइज। टेस्ट के साथ साथ तैयारी करनी है। टेस्ट क्यों जरूरी हो मैं बताता हूं। आज 4 महीने एग्जाम के बाकी हैं तो आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो रखा है कि 4 महीने बाद एग्जाम है, आराम से आप रिलैक्स मूड में तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन आप सोचिए जब 7 दिन बाद एग्ज़ाम होता है, 5 दिन एग्ज़ाम होता है, 5 दिन बाद अगर एग्ज़ाम है तो आपकी तैयारी का लेवल क्या होता है? आपकी तैयारी का लेवल बहुत बड़ा होता है। 5-7 दिन में लास्ट में आप पूरा सिलेबस रिवाइज करके चले जाते हैं। यही काम आपका टेस्ट करता है। जब आपके सामने एक टारगेट रहता है कि अगले हफ्ते मुझे टेस्ट देना है, तो आपकी तैयारी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम मोड में आप आ जाते हो। तो शुरुआत में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज आपके पास एक निश्चित शेड्यूल होगा, उसको आप पढ़िए पूरे एक हफ्ते, फिर उस टेस्ट को दीजिए। उस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या चल रहा है, आपके किस टॉपिक में कमजोरी है, और उस कमजोरी को पूरा करते हुए नेक्स्ट टेस्ट फिर से दीजिए। तो टेस्ट के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे साथियों की जो डिमांड आई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, मैं भी यहाँ पर जो रीट लेवल 2 है, ध्यान रखना, हम रीट लेवल का मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन वैसे भी है, तो मैं केवल जो अधिकांश डिमांड आ रही थी वो रीट लेवल 2 की आ रही है, तो उसको भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। अभी शुरू किया नहीं है, लेकिन इसको शुरू कर देंगे। कब शुरू करेंगे उसका टाइम भी मैं आपको थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ। 11 जनवरी को इसकी डिटेल विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। तो 11 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट संडे है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपको फिर से और एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद से आपको ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। मेरा कोशिश रहेगी मैं आपको लगभग 20 टेस्ट दूं, 10 टेस्ट टॉपिक वाइज, ताकि इस 10 टेस्ट में शुरू के 2 महीने में आपका एक बार कोर्स हो जाना चाहिए। तो शुरू के 2 महीने में हम 10 टेस्ट करा देंगे, उसमें आपका एक बार कोर्स हो जाएगा, और अगले जो 10 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। यानी कि अगर आप उस फुल लेंथ टेस्ट को देते हैं तो आप 10 बार एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा हर हफ्ते, क्योंकि आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, पूरा पढ़कर देना है। तो कोशिश करेंगे इसको बहुत जल्दी शुरू करेंगे, एसएस के लिए भी और साइंस मैथ्स के लिए भी। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अभी मेरा प्लान सिर्फ इतना है कि जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड होती है, उसमें मैंने लैंग्वेज फर्स्ट के सिर्फ हिंदी के बारे में सोचा है, और लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश और संस्कृत दोनों होगी। अब मेरा प्लान ये है, अब मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट करके, आप लैंग्वेज किस तरह से चूज कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को रखा है, सेकंड में संस्कृत और इंग्लिश, आपको दोनों मिल जाएगी। तो और इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, 2 टेस्ट हमने शुरुआत में सबके लिए फ्री रखे हैं, ताकि आप डेमो टेस्ट किस तरह का हो रहा है, किस तरह के टेस्ट का लेवल है वो भी देख सकते हैं। वैसे मेरा हमेशा से यही रहता है, और मैं इसी बात में विश्वास करता हूँ, हमारी टेस्ट सीरीज का लेवल हमेशा एक लेवल ऊपर ही मिलेगा। जब मैंने पटवारी की टेस्ट सीरीज शुरू करी थी, आरएस की टेस्ट सीरीज शुरू करी थी, और उनका लेवल भी मैंने एक लेवल ऊपर रखा था। शुरुआत में बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत आई, सर आपका पेपर लेवल बहुत हार्ड होता है और इसको ईजी कीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं जानता हूं कि अगर मैंने ईजी कर दिया तो मैं आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगा। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि उस हार्ड लेवल में भी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भी जो 300 नंबर का होता है उसमें से 200 प्लस वो करके आ रहे हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जिन्होंने इस टेस्ट में 200 प्लस कर लिए वो एग्जाम में निश्चित रूप से इस बार अपनी सीट लेकर जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी भी एक लेवल ऊपर की होगी। आपको शुरुआत में हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन इसको हार्ड लगने के बावजूद भी आप देंगे। शुरुआत में हो सकता है आपके नंबर भी कम आए, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको देना है। और मैं इस बार यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ईमानदारी के साथ सारे टेस्ट दिए तो ज़रूर इस बार आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। और लास्ट में जो मैं हमेशा बताता हूं, 4D रूल्स को, इस 4 महीने में, इस 4 मंथ्स में आपको इस 4D रूल्स को आपको फॉलो करना है। क्या है वो 4D रूल्स जो मैंने पहले बताया? पहला है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ठानना है आपको। हमारी गलती क्या होती है, हमारी कमी क्या होती है, हम ठानते ही नहीं हैं, है ना। इस बार आपको एक संकल्प लेना है, एक दृढ़ संकल्प लेना है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेकर जाना है। बस एक बार ठान लिया तो आप ये करके जाएंगे, है ना। मांझी को देखा होगा आपने, जिसने पहाड़ तोड़ दिया था, मांझी की फिल्म देखी होगी, है ना। तो वही दिमाग में रखना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल से रीट एग्जाम तो इतना बड़ा नहीं है, पहाड़ तोड़ने जैसा तो मुश्किल नहीं है ना। मांझी वो पहाड़ तोड़ सकता, तो हमारे लिए तो ये बहुत छोटा सा है। तो जब संकल्प बड़ा होता है तो बाकी सारी चीज़ें छोटी हो जाती है। आप एक बड़ा संकल्प लीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए, ज़रूर आप इसमें सिलेक्शन लेकर जाएंगे। दूसरा होता है डेडिकेशन, इसका मतलब है समर्पण। इस 4 महीने के लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना है इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी सारी चीज़ें फिलहाल 4 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दीजिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य रखिए, वो है आपका जो एग्ज़ाम का गोल है उसको। हो सकता है, मैं जानता हूँ बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, आप परिवार में हो सकता है जब बड़े हैं आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, हाउस वाइफ्स हैं उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन आप 4 महीने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एग्ज़ाम के लिए समर्पण कर दीजिए। आप 4 महीने के लिए बाकी सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। आप अपने घर वालों को थोड़ा सा इस बात के लिए मना सकते हैं, कोई मना नहीं करता है। अगर
थोड़ा सा अगर आप कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं तो अपने परिवार, आपके परिवार आपके लिए सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर भी मैं कहूँगा कुछ अगर दिक्कत भी है फिर भी 4 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 4 महीने में कुछ नहीं बिगड़ता है। 4 महीने बस अपना आपको समर्पित कर दीजिए। ये 4 महीने, ये डेडिकेशन आपको रिजल्ट ला कर देगा। डिसिप्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी सफलता में, सिर्फ एग्जाम में नहीं, किसी भी सफलता में ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खुद को साध लिया, इन 4 महीने में हमने खुद को साध लिया, खुद को इस तरह से तैयार कर लिया अपने एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर इस बार आप अपना सिलेक्शन लेकर जाएंगे। अनुशासन बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी। इस एग्ज़ाम, ये तो एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है, लाइफ में भी कुछ भी आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो सही चीज़ है आपके लिए, जो सही है उसको करना। हमारी इच्छा तो क्या होगा कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए होगा, लेकिन आपके लिए सही क्या है, आपका फोकस केवल उस पर होना चाहिए। हो सकता है धीरे धीरे शुरुआत में आपकी इच्छा, आपका मन बहुत सारी चीज़ें करने का हो, लेकिन थोड़ा सा आपको नियंत्रण करते हुए आपको साधना है। अगर आपने ये कर लिया तो ज़रूर इस बार आपकी एक सीट निश्चित होगी। और लास्ट में है डायरेक्शन। 4D का जो चौथा डी है वो है डायरेक्शन। सही दिशा में आपको तैयारी करनी है। कहीं लोग ऐसे, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं। सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है, किस तरह से तैयारी करनी है उनको यह भी नहीं पता, तैयारी करने का तरीका भी नहीं पता है। सही तरीके से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ तैयारी करना, सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही तरीके से मेहनत करने से सिलेक्शन होता है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इस 4 महीने में इस 4D रूल को आपको पालन करना है। अगर आपने ये सही तरीके से पालन किया, निश्चित रूप से मानिए कि एक सीट आप यहाँ से ज़रूर लेकर जाएंगे। मैं मानता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि जल्दी इस पैसिव स्टडी वर्सेस एक्टिव स्टडी में आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा और इस पर हम बात करेंगे। लास्ट में क्वालिटी एजुकेशन पर जो हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर मिलेगा। और शुरू की 2 टेस्ट सीरीज हम डेमो के रूप में, इसको फ्री डेमो टेस्ट का सेक्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं इन 2 टेलीग्राम चैनल, क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम के चैनल पर मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।